इसके पहले हम लोग टॉपिक पढ़े हैं आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। उसी बेस्ड पे है हेरी हेस का सागर नीतल प्रसरण। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेरी हेस का सागर नीतल प्रसरण, है ना। इसको कहते हैं ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हेरी हेस, है ना। हेरी हेस तो वैज्ञानिक का नाम है। सागर नीतल, सागर नीतल मतलब क्या होता है कि जो समुद्र होता है, उस समुद्र जैसे तालाब आप देखते हैं तो पानी आपको दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे कुछ सतह होती है ना, उसके ऊपर पानी है। जैसे आप एक किसी पात्र में पानी भरते हैं तो पात्र का जो नीचे वाला भाग है, कटोरा मान लीजिए और उसमें पानी भी भरिए, तो ये जो कटोरे का ये वाला भाग है उसको नीतल कहेंगे, कटोरे का, ठीक है ना। और पानी भरा ही है, ठीक है। तो सागर नीतल पानी है, उसका नीतल वाला भाग। प्रसरण, प्रसरण मतलब फैलना, है ना। तो हेरी हेस का जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है? सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सागर नीतल में कैसे प्रसरण हो रहा है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत यह है, ये अटलांटिक महासागर पर आधारित है। अटलांटिक महासागर आपको बताए हैं कहाँ पे है, जानते हैं? अटलांटिक महासागर ये वाला भाग है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर ये वाला भाग है जो कि एस आकार का है। इसके पूरब में यूरोप महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर है। इसी पर इन्होंने अध्ययन किया और इसी के आधार पर उन्होंने यह सिद्धांत दिया है, सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत। तो समझाने के लिए मैं पहले इमेज बना रहा हूं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इतना छोटा है बोर्ड, क्या ही बना पाएंगे। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका समझने के हिसाब से। फिर है अफ्रीका, पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ से ये यूरोप वाला क्षेत्र है जो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक, तो ये जो मैं बना रहा हूं इसको आप मानिए कि ये सागर नीतल है ना। सागर नीतल मतलब समुद्र के नीचे वाला जो भाग है, आवाज मत कीजिए, समुद्र के नीचे वाला भाग है जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। और यहां पे जो है ये जल भरा हुआ है, मतलब जल यहां पे भी है लेकिन ये नीचे है तो इसके ऊपर जल होगा ना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है कि सागर नीतल एकदम समतल है और उसके ऊपर बीच में ये जो दिखाया गया है, बीच में एक पट्टी है ना, जो शुरू से लेकर के अंत तक है। वह थोड़ा उभरा हुआ भाग है, जैसे ये एकदम आपको नीचे एकदम नीतल बना है जो एकदम सतह वाला भाग है, ठीक है।
और उसके ऊपर एकदम मध्य में यहां से लेकर के बीचों बीच यहां तक ऐसा आकार में क्या बना हुआ है, पहाड़ियों की श्रृंखला है। जैसे आप द्वीप देखते हैं ना, द्वीप क्या है, छोटा सा भाग बाहर निकला है समुद्र के, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग समुद्र के नीचे होता है, पानी के भीतर डूबा हुआ होता है ना, तो थोड़ा सा भाग दिखता रहता है। तो वो जो यहाँ पे श्रृंखला ये बनाई जा रही है वो ऐसे लंबी मतलब ऐसा आकार में पूरी श्रृंखला है, और वह क्या है, उसका कुछ भाग बीच बीच में समुद्र में क्या है, निकला हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय रिज को कहते हैं, पहाड़ियाँ कह सकते हैं आप, है ना। तो मतलब ऐसा है कि समुद्र है, पहले समझ लीजिए, परेशान मत होइए, उसका नोट्स है। समुद्र का क्षेत्र है ना। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए, आप बहुत बड़े तालाब देख रहे हैं, ठीक है। अब उस तालाब के बीचों बीच जो है आपको छोटी छोटी उभरी उभरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चट्टानें मान लीजिए दिखाई दे रही हैं, है ना। और वो चट्टानें लगातार हैं, समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पानी का, उसके बीचों बीच शुरू से अंत तक जो है एक लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा है ना। और बाकी पूरा पानी भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात। तालाब में मान लीजिए वो रिज है लगातार, तो उसके चारों ओर तो पानी भरा ही हुआ है ना, तो ऐसा है। तो इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र का अध्ययन किया, अटलांटिक महासागर का अध्ययन क्या किया उन्होंने ये अध्ययन किया कि जो सागर नीतल की चट्टानें हैं, ये भाग जो फ्लोर बना हुआ है सागर का, नीतल वाला भाग जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जो नीचे वाला भाग है उस चट्टानों के बारे में उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जब इस तरफ की चट्टानों का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया ऐसे अध्ययन किया, इसको हम लोग कई ऐसे भागों में बांट लेते हैं। तो उन्होंने क्या अध्ययन किया कि ये जो रिज है ना, RIDGE रिज, ये रिज है, रिज वाली लाइन है ये वाली, है ना। उन्होंने जब इस क्षेत्र का अध्ययन किया, चट्टानों का अध्ययन किया, उसका सैंपल लिया, उसको लैब में ले गए, उसकी आयु पता की कि कितने साल पुराना है ना, चुंबकत्व तो क्या है, इनका जो प्रमुख इनका सिद्धांत है, दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो पूरा चुंबकत्व के सिद्धांत पर, क्या है जी तुम लोग, क्या मजा आ रहा है, एक पूरा चुंबकत्व पर आधारित है और दूसरा मैसन के कार्य पर आधारित है। मैसन का सिद्धांत बताए थे शॉर्ट में, क्या बताए थे, मैसन ने कहा कि जब पूरा चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं पृथ्वी पर, तो आधे चट्टानों की पूरा चुंबकत्व एक दिशा में और आधे चट्टानों की दूसरी दिशा में है, 50% एक 50% अदर, है ना। जैसे अगर मैसन ने कहा कि अगर पूरे पृथ्वी की चट्टान है तो उसकी आधे जो चट्टानें हैं उनका चुंबकत्व एक दिशा में है और दूसरों का विपरीत दिशा में। दूसरा एक वाइन एवं मैथ्यूज बताए थे, जिन्होंने बोला था कि अगर पृथ्वी की चट्टानें हैं तो वो कई एकांतर पट्टियों में हैं, समानांतर एकांतर पट्टियां हैं, लेकिन वो समानांतर एकांतर पट्टियां खुद विपरीत दिशा में हैं, है ना, अल्टरनेट में, एक का चुंबकत्व ऊपर है तो दूसरे का नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, अल्टरनेट, है ना। तो मैसन का सिद्धांत और पूरा चुंबकत्व के सिद्धांत को आधार बनाते हुए हेरी हेस ने अपना कार्य शुरू किया। तो जब कार्य शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं चट्टानों का, तो यहाँ पता चल रहा है कि अगर ये चट्टान 100 साल पहले बनी है, इधर वाली, ये उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 1000 साल पहले का है, 1000 साल ये वाला भाग, ठीक है। तो 1000 साल पहले का है इस तट के सहारे का भाग, है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के सहारे का भाग, ये जो पट्टी है कितने साल पुरानी है, 1000 साल। तो उन्होंने अध्ययन जब किया पूरा, तो उनको पता चला कि इधर वाली भी पट्टी कितने साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। फिर तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उनको लगा ठीक है सारी ही 1000 साल पुरानी होगी। फिर जब उन्होंने आगे अध्ययन किया तो अगला एक समय ऐसा आया जब उनको पता चला कि ये वाली जो पट्टी है ये 800 साल पुरानी है, ये वाली पट्टी 800 साल पुरानी है। फिर उन्होंने अध्ययन किया तो इधर पता चला ये भी 800 साल पुरानी है।
फिर आगे आए ये वाले में, इस पे 500 साल पुरानी है, ये भी 500 साल पुरानी निकली। और एक तो ये बात पता चली, दूसरी बात क्या पता चली कि जो 1000 साल पुरानी चट्टान है उसका चुंबकत्व जो है इस तरफ, जिस दिशा में चुंबकत्व दिख रहा है वही सेम इधर चुंबकत्व है। ठीक है। फिर जब 800 साल पुरानी वाले देख रहे हैं उसका चुंबकत्व जैसा है वैसा ही इधर वाली का है, मतलब, और दूसरा इसके उल्टा है। 1000 साल वाले का जैसे चुंबकत्व जिस दिशा में चट्टानों का दिख रहा है उसके ठीक विपरीत किसका है, उसके बगल वाली जो पट्टी है ना। फिर इसके बगल वाली जो 500 साल वाली है उसका मतलब इसके विपरीत है, और इधर भी 500 साल वाली का विपरीत है। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो बीच में ओशनिक रिज था जो पूरे अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांट रहा था, है ना। आप एक पेपर कॉपी का लेते हैं, जैसे ये पूरा पेज मान लीजिए अटलांटिक महासागर है, इसमें बीचों बीच एक लाइन है, उसको मानिए कि ओशनिक रिज है, जिसको हमने ये बनाया है, ये बनाया है, बीचों बीच है ना। अब उन्होंने क्या किया कि भाई ये महासागर का नीचे वाला भाग है, इसके ऊपर पानी है बहुत सारा, तो इसका अध्ययन कर रहे हैं वो महासागर के नीचे वाले चट्टानों का, है ना। पानी का नहीं अध्ययन कर रहे हैं, चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं जिसके ऊपर पानी है। और इसके इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर क्या है, यूरोप और अफ्रीका है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो इसके किनारे वाली चट्टान है, ये किनारे वाली जो है भाग, इसका अध्ययन किया, तो जो इसका अध्ययन करके उसकी उम्र पता किए, है ना। जब उम्र पता किए तो उनको मान लीजिए कुछ उम्र मिली, मान लीजिए 1000 साल पुरानी इसकी उम्र मिली। बाकी जब पूरा और अध्ययन किया तो पता चला कि और सब कहीं तो 1000 नहीं मिला, लेकिन इस कोने में फिर 1000 मिल गया। मतलब इस कोने और इस कोने की चट्टानों की आयु समान है। ठीक है। दूसरी बात क्या पता चली कि जो चुंबकत्व की दिशा है, कोई भी दिशा रही हो मान लीजिए, जो चुंबकत्व की दिशा है चट्टानों में इधर के, सेम वही दिशा इधर की है। ठीक है। फिर आगे उन्होंने अध्ययन किया, इसके बगल वाली चट्टानों का अध्ययन किया, है ना। तो उसको पता चला कि ये वाली इसके जस्ट बगल की जो चट्टानें हैं वो कम आयु की हैं। जैसे ये ज्यादा पुरानी थी 1000 साल पुरानी, तो इधर 800 साल पुरानी, ऐसे ही इसके भी बगल में 800 साल पुरानी। मतलब कि जब वो इधर से रिज की ओर जा रहे हैं तो चट्टानों की आयु घटती जा रही है। रिज के पास सबसे कम उम्र की चट्टानें, फिर उससे दूर अधिक उम्र, फिर सबसे ज्यादा उम्र की चट्टानें इधर हैं। ऐसे समझिए कि एक लाइन खींच दी जाए और उसमें सबसे पहले 1 साल का लड़का खड़ा किया जाए, है ना। फिर 2 साल का, 4 साल का, सबसे दूर 10 साल का लड़का, 10 लड़के खड़े हैं, एक लाइन है। जैसे ये यहाँ पे लाइन है और इधर लड़के खड़े हैं, इधर खड़े हैं, तो मेरे बगल में 1 साल का, फिर इधर भी 1 साल का, फिर उसके बगल में 2 साल का, फिर इधर भी उसके बगल में 2 साल का, ऐसे करके 10 साल तक के लड़के खड़े हैं। तो अब आप उधर से जब उम्र देखते हुए आएंगे तो उम्र कैसा दिख रहा है आपको, घटता हुआ दिख रहा है ना, है ना। और मेरे बगल में जो लड़का खड़ा है वो सीधा खड़ा है, उसके बगल वाले को उल्टा खड़ा कर दिया, है ना। तो फिर इधर भी जो खड़ा है वो सीधा खड़ा है, फिर उसके बगल वाले को उल्टा, तो दिशा भी क्या हो रही है, सेम दिख रही है ना, बगल बगल वालों की अल्टरनेट, है ना। तो ये जब उन्होंने देखा वो कुछ इस तरह से हुआ। इधर महाद्वीप है, ठीक है, ये वाले भाग महाद्वीप के हैं, यह भी महाद्वीप है। यह क्या है, यह यहां पे भरा हुआ है पानी, ये सागरीय भाग है, ठीक है ना।
और ये क्या है, ओशनिक रिज है ना। मध्य महासागरीय कटक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। तो वो पूरे अटलांटिक महासागर में बीचों बीच है, ठीक है ना। तो ये उसका एक छोटा सा भाग है, एक जगह का टुकड़ा है जो हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये तो जो सागर के नीचे भी जो भाग है नीतल का, वह किसका भाग है, भूपर्पटी का है, मेंटल का है, कोर का है, किसका है, भूपर्पटी का ही है ना। आप उसको याद कीजिए, हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बनवाए थे, है ना। यहाँ पे इसको मिटा के बना देता हूं मैं। जब हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताए थे ऐसे बना के, तो इसमें क्या बताए थे, ये भूपर्पटी है, बीच वाला मंटल है, नीचे वाला कोर है। तो यहाँ पे दो भाग किए थे ना, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ दिखाए थे, जिसको बताए थे कि ये महासागर का भाग है और ये महाद्वीप का भाग है। तो मतलब महासागर के नीचे भी कौन सा भाग है, भूपर्पटी का ही भाग है ना। महासागर के जो नीचे नीतल जिसको कह रहे हैं, वो कौन सा भाग है, भूपर्पटी का। और नीतल है तो उसके नीचे फिर क्या होगा, मेंटल होगा। भूपर्पटी के नीचे मेंटल, और मेंटल में ही एक भाग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक दुर्बल मंडल या अधः स्तर या अर्ध तरल मंडल, है ना, कहते हैं ना। भूपर्पटी के जस्ट नीचे 0 से 33 किलोमीटर भूपर्पटी और 33 से 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसके नीचे, उसमें क्या है, अधः स्तर है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, जिसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं, ऐसा बताए हैं आपको। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखिए, एक तो जो महासागर के क्षेत्र होते हैं उनकी जो नीचे की सतह होती है, जिसको नीतल कह रहे हैं, सी फ्लोर कह रहे हैं, सी मतलब समुद्र, फ्लोर मतलब उसका नीचे का तल, वह सी फ्लोर किसका बना है, भूपर्पटी का भाग है। अब जब भूपर्पटी है तो उसके नीचे मेंटल भी तो होगा, और उसी मेंटल में कौन सा भाग है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, जहां से अभी हम लोग आर्थर होम्स में पढ़े थे कि ऊर्जा तरंगे क्या होती हैं, उठती हैं। इतना पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा उन्होंने, हैरी हेस ने, जो हम आपको बता रहे थे कि जैसे ये ओशनिक रिज तक उन्होंने जब स्टडी किया तो उनको पता चला, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं इधर से, इसको ए नाम दे दिया, BCD, इधर भी ABCD। तो उन्होंने जब अध्ययन किया उस मतलब सागर के नीतल का, तो उनको पता चला कि जो आपका मध्य महासागरीय कटक है, ठीक है, जो बीचों बीच उठा हुआ भाग है, तो जब आप उसके किनारों पर अध्ययन करते हैं, है ना, उसके दोनों ओर अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि जो जस्ट उसके किनारे की चट्टानें हैं उनकी उम्र समान है, ठीक है। जैसे AA, इसका उम्र समान है, और उम्र समान होने के साथ साथ इनकी चुंबकीय दिशा भी समान है, ठीक है। फिर आगे अध्ययन किया, यहाँ मान लीजिए यहाँ तक की चट्टान का अध्ययन किया तो उनको इतना पता चला। फिर आगे अध्ययन किया तो पता चला कि इसके जस्ट जो बगल की चट्टान है उसकी उम्र मान लीजिए B है, तो जस्ट इधर वाले के भी बगल की उम्र B है ना, और चुंबकीय दिशा इस वाले के विपरीत है, A के विपरीत है, इधर भी A के विपरीत है ना। फिर ऐसे ही आगे इसकी भी उम्र, C की उम्र इसके C के बराबर है, और चुंबकीय दिशा B के विपरीत है ना, उल्टी होती जा रही है। मतलब देख रहे हैं, पहले A का चुंबकीय दिशा ऊपर, फिर B का उसके अपोजिट, फिर C का B के अपोजिट, मतलब एकांतर क्रम में चुंबकीय दिशा क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। और D की उम्र क्या है, इस D के बराबर है, लेकिन चुंबकीय दिशा C के विपरीत है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, जैसे जैसे, और इधर A की उम्र कम है, मान लेते हैं इधर A की उम्र 100 साल है, इधर 200 साल, इधर 300 साल, इधर 400 साल, और सेम यही पैटर्न इधर है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप मध्य महासागरीय कटक से महाद्वीपों की ओर जा रहे हैं, तो इनकी चट्टानों की उम्र क्या होती जा रही है, बढ़ रही है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यहां के पास में नई चट्टानों का जन्म हो रहा है,
या नई चट्टानें बन रही हैं तब ना इधर बढ़ती जा रही हैं तो पुरानी होती जा रही हैं। ऐसे कैसे होगा? ऐसे ऐसे होगा। अब इसमें आपको आर्थर होम्स के सिद्धांत का प्रयोग करना होगा। आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि आप भूपर्पटी का क्षेत्र है, ठीक है, और उसके नीचे एक क्षेत्र है जिसको अधः स्तर कर रहे थे, है ना, जहां से संवहनिक ऊर्जा तरंगे जो है ऊपर की ओर क्या हो रही थी? उठ रही थी। जैसे यहां से ऊपर की ओर क्या हो रही हैं? उठ रही हैं। और जब ये ऊपर की ओर उठ रही थी तो भूपर्पटी से टकरा के इनका क्या हो रहा था? अपसरण हो रहा था, डाइवर्जेंस शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपसरण, डाइवर्जेंस हो रहा था। जब ये डाइवर्जेंस हो रही थी तो इस सतह को क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। भाई इसको भी इधर खींच रही थी ना, तो यह भाग क्या हो जा रहा था? टूट जा रहा था, ठीक है। मान लेते हैं यह भाग टूटा और इसमें इतना गैप बन गया, तो जो पहले वाला भाग था वह जब टूटा है ना, जैसे अभी कैसा था, ये इस तरह का है ना। अब जब यह भाग टूटेगा तो क्या होगा? इसका कुछ भाग इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा? कुछ भाग इधर चला जाएगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा और बीच में गैप बन जाएगा। आप जब बिस्किट लीजिए, बिस्किट को तोड़ते हैं और इधर खींचिए तो बीच में गैप बन जाता है ना, और बिस्किट आधा इधर आधा इधर चला जाता है। वैसे ही यह जो टुकड़ा है, यह जब टूटेगा तो जो टूटा हुआ भाग है वो इधर शिफ्ट होगा एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा इतना बड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। बीच में क्या होगा? फिर गैप बन गया है, तो यहां से कुछ पदार्थ जो है, पिघली हुई चट्टानें ऊपर आएंगी और आएंगी तो यहां पे एक नई सतह का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी? एक नई सतह का निर्माण करेंगी। जब वो पिघली हुई चट्टानें आएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? जम जाएंगी, तो एक नई सतह का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। तो हमको ये बताइए जरा, ये 1 2 3 दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा पुरानी होगी, कौन नई होगी? किनारे वाली दोनों पुरानी होंगी, यह नई होगी, ठीक है। ये समझ में आया? अब क्या होगा? कुछ समय बीतेगा, जैसे मान लेते हैं कि यह 1000 साल पहले हुई, मतलब घटना हुई थी 1000 साल पहले, ठीक है। तो इसकी उम्र 1000 साल है और इसकी उम्र आज मान लीजिए 1 साल है। आज ही मान लीजिए घटना हुई, तो ये 1000 साल पहले की बनी हुई थी और ये आज हुई तो 1 साल है। आज से 500 साल बाद फिर एक ऐसी ही घटना होगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा घटित हो रहा है नीचे। वो चट्टानें बार बार यहाँ से बार बार ऊर्जा तरंगे ऊपर आ रही हैं, फिर घूम रही हैं, वो घूम ही रही हैं, वो जीवन भर घूमती रहेंगी। फिर वो क्या करेंगी? एक समय ऐसा आएगा जो फिर इसमें क्या होगा? ऐसा बल लगेगा कि यह भी क्या होगा? 2 भागों में टूटेगा, ये वाला। तो इसको कुछ ऐसा बना देता हूं मैं, इसी को मैं ऊपर दिखा रहा हूं, है ना। तो ये है जो 1000 साल पहले वाली थी, ये वाला यहां चला गया है, ठीक है। और जब यही क्रिया होगी, जो ऊर्जा तरंगे ऊपर आएंगी फिर यहां से तोड़ेंगी, तो ये भी क्या होगा? 2 भागों में टूट जाएगा। तो जब 2 भागों में टूटेगा तो इसका एक भाग इधर हो जाएगा और दूसरा भाग इधर बन जाएगा। लेकिन जो पहले वाला भाग था, ये वाला, वो और इधर शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? है ना। पहले टूटा तो इधर इधर आया, अब फिर टूटेगा तो ये और इधर खिसकेगा ना, तो ये और इधर भाग आ गया। तो ये 1000 साल पुराना था मान लीजिए, और ये कितना था? 500 साल। अब क्या होगा? इसके बीच में फिर एक नई सतह बनेगी, है ना। फिर एक नई सतह बना देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये पुरानी होगी कि नई इन सब की तुलना में? है ना, क्योंकि ये नया बन रहा है। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो चट्टानों की उम्र क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। इधर से इधर जाएंगे तो घटेगी, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगी, क्योंकि ये 1000 साल पुरानी है, 500, और ये नई है ना। यही क्रिया हुई वहां, है ना। तो क्या हुआ इससे? जैसे अभी सागर का क्षेत्र जो था, मान लीजिए इसके चारों ओर महाद्वीप है,
इसके चारों ओर क्या है? महाद्वीप है। शुरू में इतना बड़ा सागर था, है ना, सागर का क्षेत्र कितना बड़ा है? इतना बड़ा। अब सागर का क्षेत्र, ये वाला महाद्वीप तो यहीं पे रहेगा ना, लेकिन अब सागर कितना बड़ा हो गया? ज्यादा चौड़ा हो गया है। हो गया कि नहीं? ये जो सागर का क्षेत्र इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, तो चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसे हुआ? ये सागर का जो नीतल है, सागर का जो सतह है, फर्श है, वो चौड़ा होता जा रहा है। तो ये महाद्वीप भी क्या हो रहे हैं? इधर से उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उनके ऊपर बल लगेगा, वो इधर से उधर जाएंगे। जैसे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना, एक मेरे बगल में और खड़ा है, इधर खड़े हैं। अब एक चौथा व्यक्ति आए जो मेरे बगल में और खड़ा हो जाए, तो अगर मेरे बगल में खड़ा होगा तो जो दो पहले से खड़े हो थोड़ा इधर उधर होंगे ना, तब ना वो खड़ा होगा। जगह नहीं है तो कहाँ खड़ा होगा? ऐसे ही एक और आ जाए तो और खिसकते जाएंगे। तो उन दोनों को क्या समझिए? महाद्वीप। जैसे मेरे बगल में दो व्यक्ति खड़े हैं, वो दो महाद्वीप हैं, मैं सागर हूं। एक और व्यक्ति आया, वो नया सागर का सतह मानिए उसको, जो यहां नया सागर बन रहा था, ये है ना। अब वो जब व्यक्ति आया तो वो दोनों जो महाद्वीप वाले व्यक्ति थे, वो दोनों साइड होंगे ना, फिर एक आएगा, फिर साइड होंगे, फिर दूर दूर होते जाएंगे। तो महाद्वीपों में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है ना। और सागर का क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी सिद्धांत था जिसने महाद्वीपीय विस्थापन को भी प्रमाणित किया। दूसरी बात, इसने केवल ये नहीं माना कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, इसने ये भी बताया कि महासागरों का भी क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले हम आपको बताए थे ना, जब वेगनर का सिद्धांत पढ़ रहे थे, कि ये पूरा भाग जो है जुड़ा हुआ था, ये कैसे अलग हुआ? उसके लिए कारण बता रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के नीचे जो संवहनिक ऊर्जा तरंगे हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं, भूपर्पटी से टकरा रही हैं और वो फैल रही हैं, अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। उसके कारण वो क्या कर रही हैं कि इसको तोड़ रही हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? अटलांटिक महासागर पहले जुड़ा था तो कुछ नहीं था, जब ये दोनों भाग जुड़ा था तो यहाँ सागर ही नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ? वही कि पहले एक बार टूटा तो दो भागों में बटा, तो महाद्वीप कुछ दूर हुए, फिर और टूटा तो और महाद्वीप दूर हुए, और टूटते टूटते ऐसी स्थिति में आ गए कि अब महाद्वीप यहाँ है, बीच में महासागर है। ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि सागर नीतल में क्या होता है? प्रसरण होता है। यहां भी समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए, क्या होता है कि जहां पे मिड ओशनिक रिज बना हुआ है ना, पहले मान लीजिए बिल्कुल कुछ नहीं था, है ना। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये दोनों महाद्वीप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं? ये पूरा महाद्वीप वाला भाग यहाँ पे एकदम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमेजिन कीजिए। यहाँ से क्या होगा? ऊर्जा तरंगे जो हैं ऊपर की ओर उठ रही हैं, है ना, और यहाँ क्या हो रही है? टकरा के अपसरित हो रही हैं, अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। जब अपसरण हुआ तो ये यहाँ के कुछ भाग को तोड़ेंगी, है ना, तो वो भाग टूटा और एक नया भाग बनेगा और पुराना भाग इधर चला आएगा, है ना, जिसको मैं ए कह दे रहा हूं, है ना। और जो नया भाग बना है उसको मैं क्या कहूंगा? बी कह दिया। ये नया बी बना और ये ए बना। और यहाँ जो जब ये बार बार बन रहे हैं ना, तो मतलब चट्टानों का ऐसे बन रहा है, मतलब पठार टाइप की बन रही हैं, है ना, पर्वत नहीं बन रहा है, पठार बन रहा है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? अब फिर से वही क्रिया चलती रहेगी। अगली बार फिर कई हजार साल लगे, कई करोड़ों साल भी लगे हैं, कई लाखों साल लगते हैं, एक दो दिन में नहीं हो जाता। अब क्या होगा? अब बी वाला टूटेगा ना दो भागों में। ठीक है, तो अब ए को मिटा देता हूं। ए, अब जब बी वाला टूटेगा तो ए वाला और इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ? यहां ए पहुंच गया, यहां बी पहुंच गया, ये ए है, ये बी है। अब ये नया वाला क्या बन गया है? सी। सी बन गया।
फिर यही क्रिया होगी, ए और इधर जाएगा, बी और इधर, फिर नया एक बन जाएगा वहां पे, है ना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही क्रिया बार बार होती रहती है ना। और यहां पे सबसे आखिर में ओसनिक रिज टाइप का कुछ बन जाएगा, मतलब जो ऐसे चट्टाने मतलब कुछ पहाड़ बन जाएगा ज्वालामुखी का, जो कि उसके कुछ भाग जो हैं पानी के ऊपर निकले हुए वो एक लाइन से बन गया है ना। और इसके चारों ओर क्या दिखाई देता है, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, है ना। और इनकी विशेषता क्या है, ए की जो उम्र है वो समान है, बी की उम्र समान है, फिर सी की उम्र समान है, डी की समान है, ई की समान है। और जो चुंबकीय दिशा है, ए की चुंबकीय दिशा दोनों तरफ की सेम है। फिर ए के विपरीत में बी की चुंबकीय दिशा है जो दोनों की समान है, बी की। फिर ऐसे ही सी की है, फिर ऐसे ही डी की है, फिर ऐसे ही हाँ, आखिर आ चुका है। जब उन्होंने स्टडी किया, मतलब वो डिपेंड करता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट कैसे हो रहा है, वो ज्वालामुखी के प्रकार पर निर्भर करता है। हम लोग जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो कुछ जो पृथ्वी के भीतर से पदार्थ आता है ना, वो अगर गाढ़ा है ना, तो वो पर्वत बनाएगा, अगर वो पतला है तो पठार बन जाएगा, है ना, क्योंकि पतली चीज़ ज़्यादा फैलती है। और जो गाढ़ी चीज़ होती है वो एकदम, जैसे आप शहद को गिराइए और पानी गिराइए तो कौन ज़्यादा फैलेगा, पानी ना, क्योंकि वो पतला है उसकी तुलना में। तो जो डेंस पदार्थ है, वो पदार्थ जो पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ मैग्मा आता है, उसको मैग्मा कहते हैं, वह अगर गाढ़ा है तो ज्वालामुखी से पर्वत बनता है, अगर वह पतला है तो उसी ज्वालामुखी से पठार बनेगा, है ना। तो ये सिद्धांत था, है ना, यही सिद्धांत है। इसका नोट्स भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे बात होगी।